हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लास्ट लेक्चर्स में जो है डेल्टा स्टार कन्वर्जेंस देखा। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशंस को समझने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो किरचॉफ लॉ हमने पहले उसमें पढ़ा था रेजिस्टेंस में और सिंपल सर्किट में करंट और रेजिस्टर्स के रेफरेंस में, वो हमने इसके रेफरेंस में भी देखा कैपेसिटेंस में कि किरचॉफ लॉ का कैसे यूज करके किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। हम अब इस तरह की प्रॉब्लम लेंगे आगे कि जिससे हमारा एक एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाए। ठीक है, हमारे फैक्ट्स क्लियर होते जाएं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। Charge on the outer conducting sphere is Q and the inner sphere is grounded. Then the charge Q dash appearing on the inner sphere is if R2 is greater than R1. ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इसकी R2 है रेडियस, अंदर वाले की रेडियस R1 है। इस पर Q कूलम चार्ज है। ठीक है, और अंदर वाले को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो क्या होगा वो हमें फाइंड करना कि अंदर वाले पे कितना चार्ज होगा। तो इंडक्शन की प्रोसेस की थ्रू हमने क्या पढ़ा था कि इस पर जो चार्ज होता है वो इस पे उसके अपोजिट वाले पे माइनस, फिर उसके सामने वाले प्लस, उसके अपोजिट वाले से माइनस। तो ये ऐसे नहीं निकलेगा। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर के चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होता उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर हर पॉइंट पे होता है। ठीक, और तो ये अंदर वाले की वजह से भी इसके सरफेस पे कुछ पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी इसके सरफेस पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो बाहर वाले आउटर स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे वो कितना होगा, V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R2। ठीक है, और इनर स्फीयर की वजह से उस पर कितना होगा, के अभी इसका चार्ज निकालना है, पता नहीं है, क्यू डैश मान ले रहे हैं, अपॉन R1। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि इसको हमने अर्थड कर दिया, यानी इस पर टोटल पोटेंशियल जो हमारा निकल रहा है आउटर और इनर का मिला के, हमने अभी क्या बताया कि जो इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा इसकी वजह से उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर हर पॉइंट पे होगा। तो इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल भी होगा और इसके खुद की वजह से भी इस पर पोटेंशियल होगा। तो इस पर पोटेंशियल टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2, जो कि अर्थड करने की वजह से 0 है। ठीक, तो V1 इज इक्वल टू हो गया माइनस V2। V1 की वैल्यू रख दी हमने Q अपॉन R2 और माइनस Q डैश अपॉन R1। ठीक, तो हमें ये वाला चार्ज फाइंड करना है। तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q R1 अपॉन R2, ये आ गया। ठीक है, इतनी सी प्रॉब्लम थी ये। A charge Q is placed at the center of open end of a cylindrical vessel. The flux of electric field through the vessel is. ये कोई एक क्लोज्ड वेसल है, एक तरफ से खुला है सिलेंड्रिकल वेसल है, दूसरी तरफ से बंद है। तो इसके जो ओपन एंड है उस पर एक क्यू कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो इसमें अटैक टोटल फ्लक्स निकालना है हमें। इस पर हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए इस क्यू चार्ज को पूरे एक क्लोज्ड सरफेस से क्लोज्ड होना चाहिए, एनसर्कल्ड होना चाहिए।
तो हम इसके ऊपर एक इसी तरह का एक आइडेंटिकल उल्टा बेसल इमेजिन कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो हो गया सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अब इसके लिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके लिए ये प्लस ये दोनों सरफेस का अलग अलग। ठीक है, क्योंकि इधर से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यहां cos थीटा जो है 90 हो जाएगा। ठीक, cos थीटा यहां पर 90 हो जाएगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहां से नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा केवल इन सरफेसेस से। ठीक, तो ये ई डॉट डी एस मान लेते हैं। तो सरफेस 1 के लिए ईडीएस प्लस सरफेस 2 के लिए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फाई के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 2 इंटू दोनों एक से हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर आ गया। A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis as shown. Total flux through the cylinder is given by. तो एक ये क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है दिया हुआ है, और सिलेंडर की जो एक्सिस की डायरेक्शन है वो एक्सिस जो है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है सिलेंडर की एक्सिस में। ठीक है, इसकी लंबाई एल है और इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो हमें टोटल फ्लक्स इससे कमिंग आउट निकालना है कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक, अब ई डी एस इसमें टोटल कितना होगा, एक इससे जाएगा, एक इससे जाएगा और एक इससे जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ई क्लोज नंबर 1 फ्लैट सरफेस। ठीक, ई डॉट डीएस की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। ठीक, और प्लस नंबर 2 फ्लैट सरफेस। तो ई वेक्टर डॉट पाई आर स्क्वायर वेक्टर। ठीक है, प्लस ये वाला कर्व्ड सरफेस ई डॉट टू पाई आर एल। ठीक है, तो यहां डीएस की वैल्यू, ये कौन सा सरफेस हो गया, ये इंटीग्रेशन हम इसलिए हटा देंगे क्योंकि यहां पर हमने एरिया पूरा ले लिया है। ठीक, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए पाई आर एल कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहां पर एरिया के संग में cos थीटा आता है, यहां भी cos थीटा आएगा। जब इसको हम एरो को हटाएंगे यहां भी cos थीटा आएगा। तो यहां
इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे क्या आएगा v पाई आर स्क्वायर cos 0, और यहाँ पे क्या आएगी e पाई आर स्क्वायर cos 180। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगी इसके लिए e 2 पाई आर एल cos 90 इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फाई के बराबर टोटल। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ई पाई आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी cos 180 की वैल्यू होती माइनस ई पाई आर स्क्वायर, और ये cos 90 की वैल्यू 0 होती, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक, तो ई पाई आर स्क्वायर से ई पाई आर स्क्वायर कट गया, तो ये वैल्यू टोटल हो गई 0। तो फाई कितना आया 0 आया। क्लियर एवरीथिंग। Two concentric thin metallic sphere of radius r1 and r2, where r1 is greater than r2, carry charges q1 and q2 respectively. Then electric potential at the distance r, where r2 is less than r and r is less than r1, will be 1 by 4 pi epsilon naught times. दो स्फीयर्स हैं, कंसेंट्रिक हैं, एक बाहर वाला है उस पर Q1 चार्ज है, उसकी रेडियस R1 है, एक उसके भीतर है उसकी रेडियस R2 है और उस पर Q2 चार्ज है। ठीक, अब एक ऐसा पॉइंट जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है और R इज मोर देन R2 एंड लेस देन R1, यानी दोनों गोलों के बीच में कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अगर हॉलो स्फीयर होता है उसके सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उतना ही उसके भीतर हर पॉइंट पे होता है। ठीक, तो बाहर वाले की जगह इस पर की वजह से, ठीक है, Q1 चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर हर जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे कितना होगा, यहाँ इसकी वजह से चार्ज होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन इसका कितना है R1। ठीक, तो ये यानी इस पॉइंट पर भी इसकी वजह से इतना चार्ज हो। अब बाहर वाले की, अंदर वाले की वजह से इससे कितने, इस पे कितना होगा। अंदर वाले का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो इसके सेंटर से, अगर मान लो ये कोई सीधा सीधा कोई होल स्फीयर है और इसकी रेडियस कुछ भी बनी रहा है, इसके सेंटर से जो यहाँ की डिस्टेंस होती है उससे निकलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक, मान लो यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इधर तक की, उससे निकलेगा, इसकी रेडियस से उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसकी वजह से अंदर की वजह से कितना चाहिए इस पे पोटेंशियल होगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R। R2 नहीं आएगी, यहाँ R आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इसकी R है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R। ठीक, और अगर इसका मल्टीपल में पूछ रहे हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 2 points are at a distance A and B, where A is less than B from a long wire of charge unit per length lambda. The potential difference between the point is proportional to। ये कोई एक स्ट्रिंग है जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, तो इससे कोई पॉइंट A है, फिर कोई एक पॉइंट B है, ठीक है, इससे डिस्टेंस पर। ठीक, तो ये डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है और B डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे, ये 2 पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हमें। तो गॉसियन थ्योरम लगा के हमने कोई भी चार्ज वायर था उसके आर डिस्टेंस पर वो निकाला था ई की वैल्यू, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली थी, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये कोई वायर है, इस पर की प्लस क्यू चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाती है। तो इसको चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस हम इमेजिन कर लेंगे जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब इसके चारों तरफ डायरेक्शन में होगी। तो इसकी कर्व सरफेस से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी यहाँ पे, और इसके संग में इसके संग में ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी कर्व सरफेस के संग में। और ये जो दो इसके और सरफेसेस हैं, फ्लैट सरफेसेस, इनके संग में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पे से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो 0 होगा, केवल जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो इसके थ्रू निकलेगा, कर्व सरफेस के थ्रू। तो इसका गॉसियन सरफेस से ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला क्लोज। ठीक, तो यहाँ ई इंटू 2πRL इसका पूरा कर्व सरफेस का एरिया है। ठीक है, और यहाँ इसकी अगर लैम्डा डी है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है, क्यू अपॉन एल होती है, इसलिए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। ठीक, तो यहाँ की जगह हम रख सकते हैं, इसकी जगह लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ई की वैल्यू आएगी लैम्डा एल 2π एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल कट जाएगी, यानी इसकी वैल्यू आती है यहाँ 2π एप्सिलॉन नॉट आर, ये ई की वैल्यू आती है इससे। ठीक, अब हमको पता है कि ई से वो वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकलता है। ई इज इक्वल टू होता माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो डी वी की वैल्यू आएगी ई इंटू डी आर माइनस। ठीक है, तो इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ठीक, अब इसके फॉर्मूले के लिए हम क्या रखेंगे, इसकी ई की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, तो माइनस लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। तो ये माइनस लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन आर इंटू डी आर। ठीक, इंटीग्रेशन डी वी। ठीक, तो यहाँ पे हम बता दें कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है लॉग एक्स। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लॉग आर। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, ए टू बी निकालना है, ए टू बी निकालना है। ठीक है, तो इसका जब हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो ये यहाँ आ जाएगा ए टू बी। ठीक, तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस 2π एप्सिलॉन नॉट और लॉग ए माइनस लॉग बी, ये माइनस अंदर करेंगे तो लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट लॉग
बी माइनस लॉग ए, ठीक। तो ये लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी अपॉन ए, ये आ गई बी की वैल्यू, ठीक है। बी को हमने इंटीग्रल कर दिया था कहाँ से कहाँ तक, ये टू बी तक, ठीक है। तो ये बी की आ गई, तो ये सारा क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, लॉग बी अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 27 identical drops of water are equally and similarly charged to a potential V. They are then united to form a bigger drop. The potential of bigger drop is 27 ड्रॉप हैं, 27 ड्रॉप से छोटी छोटी वाटर की, उन्हें इक्वली चार्ज किया गया, और तो उन पर हर उस पर वोल्टेज V है, पोटेंशियल V है, ठीक है। और अब उनको मिला के एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई, इस तरह से छोटी छोटी ड्रॉप मिला करके, ठीक। तो फिर V की वैल्यू निकालना, V डैश की कैसे फाइंड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ठीक। V का फॉर्मूला होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक। तो जब 27 ड्रॉप आपस में मिलके कंबाइंड हुई है, तो 27 क्यू मिलके 27 क्यू हो जाएंगे। अगर एक का ये है Q और R इसकी R है, तो ये Q इज इक्वल टू 27 ड्रॉप मिलेंगी, तो 27 Q मिल जाएंगे, स्मॉल Q, ठीक। और वॉल्यूम क्यों होगा, उनका वॉल्यूम भी 27 का मिलके एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो रेडियस उससे निकल आएगी। तो 4 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू गोले के फॉर्म में होती है ड्रॉप, इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इंटू 27, ठीक है। ठीक, तो यहां से क्या हुआ, आर क्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यू इंटू 27, तो आर क्यू इज इक्वल टू 3R 3 27, 3 3 या 9 9 3 या 27, यानी 27 का क्यू होता है 3√3, तो ये आर क्यू, तो आर क्यू इज इक्वल टू 3R का होल क्यू, तो आर इज इक्वल टू 3R, तो यानी क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई 3R की बराबर। तो वी डैश कितनी होगी हमारी, वी डैश इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 27 जुड़ जाएंगे तो 27 क्यू हो जाएगा, स्मॉल क्यू, ठीक है। और आर स्मॉल जुड़ जाएंगे तो 3R हो जाएगा, 3 9 या 27, तो वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 स्मॉल क्यू अपॉन आर, यानी वी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9V। क्लियर, ठीक। ठीक, अब हम कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं इसमें, ठीक। कॉम्बिनेशन में हमें क्या देखना होता है कि ये कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, कि इसमें देखो आपके 5 कंडक्टर 5 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, ठीक। तो 5 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, P पॉइंट और Q पॉइंट, एक इसमें से हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा और एक लो पोटेंशियल पॉइंट होगा। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा कैपेसिटर की कौन सी प्लेट किस पॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारा आंसर एक सिंपल डायग्राम बन जाएगा और उससे हम अपना आंसर निकाल लेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो ये हमने इस साइड बना लिया P पॉइंट, इस साइड बना लिया Q पॉइंट, तो P और Q, ठीक। इसकी इस वाले की पहली प्लेट कहां जुड़ी है, डायरेक्टली किससे जुड़ी है,
इस वाले की पहली वाली प्लेट का ऐसे जुड़ी है डायरेक्टली, ये मान लो 1, ये मान लो 2 और ये मान लो 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पी पॉइंट से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, 1, 2 और 3, ठीक। इसकी दूसरी प्लेट जुड़ी है, इसकी पहली प्लेट जुड़ी है, इसकी पहली प्लेट जुड़ी है। तो पी पॉइंट से ये पहला वाला जुड़ गया, पी पॉइंट से ये दूसरा वाला जुड़ गया, और तीसरा वाला सॉरी इससे नहीं जुड़ा हुआ था, तो ये 2 जुड़ गए इससे, ठीक। तो ये 2 इससे जुड़ गए, और ये वाला, ये इसकी पहली प्लेट इससे जुड़ गई, इसकी पहली प्लेट इससे जुड़ गई, और ये वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये वाला क्यू पॉइंट से कौन कौन सी जुड़ गई, क्यू पॉइंट से इसकी दूसरी प्लेट जुड़ गई 4 नंबर की, और इसी से ये 5 नंबर की दूसरी प्लेट जुड़ गई, ठीक। अब क्या बचा, ये बचा 3 नंबर। 3 नंबर की पहली प्लेट जो है वो 1 नंबर की दूसरी प्लेट से जुड़ गई, इसकी 1 नंबर की दूसरी प्लेट से इसकी पहली प्लेट जुड़ गई, और तीसरे नंबर की दूसरी प्लेट का ऐसे जुड़ गई दूसरे नंबर की दूसरी प्लेट से, ये दूसरे नंबर की दूसरी प्लेट से भी जुड़ गई, और साथ में ये 5वें नंबर से भी जुड़ी है, ठीक है। और साथ में ये वाली 4थे नंबर से भी जुड़ी है। तो ये सर्किट बन के आ गया। तो ये क्या हो गया, ये एक जो है वो क्या कहना चाहिए, हमारा बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज बन गया, ठीक। बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज बन गया। तो क्योंकि इसका रेशियो सब सीसी है, इसका रेशियो सब समान होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल में जुड़ जाएंगे C/2, और ये भी वाली पैरेलल में जुड़ जाएंगे, दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे, दोनों सीरीज ये हट जाएगा, ये सीरीज में जुड़ा गया तो C/2, ये सीरीज में जुड़ा गया तो C/2, और दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो C/2 यानी C। इसका आंसर कितना आया, C ही आया, ठीक। ये पहला एक कॉम्बिनेशन हमने बता दिया। ये वाला देखें आप, ये वाला, ठीक। अब इसमें हमने एक पॉइंट ये A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, ठीक है। तो इस वाले कंडक्टर की पहली प्लेट कहाँ से जुड़ी है, A से, ठीक। और इसकी दूसरी प्लेट कहाँ से जुड़ी है, B से, ठीक। और दूसरा कंडक्टर है, दूसरा सॉरी कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट कहाँ से जुड़ी है, B से, ये किससे जुड़ी है, B से, ठीक। और इसकी दूसरी प्लेट कहाँ से जुड़ी है, A से, ठीक। और तीसरे वाले की पहली प्लेट कहाँ से जुड़ी है, A से, कहाँ से जुड़ी, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, कहाँ से जुड़ी, A से। तो तीसरे वाले की पहली प्लेट कहाँ से जुड़ी, A से, और इसकी दूसरी प्लेट कहाँ से जुड़ी, B से। अब ये इसको ऐसा पलट दे तो सीधे सीधे हो जाएंगे ना तीनों, तो तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, तो इनकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C/3, ठीक। बहुत इजी। सॉरी, ये जो है ना तीनों जो है पैरेलल में हो गए,
तो पैरेलल में जब जुड़ते हैं तो इनकी जो कैपेसिटेंस है वो सीधी सीधी जुड़ जाती है, यानी 3C आएगी। ठीक, 5 identical plates each of area A are joined as shown. The distance between the plate is D. The plates are connected to a battery of V volt. The charges on plate 1 and 4 will be. ये एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसकी पहली और पांचवी प्लेट आपस में जुड़ी हुई है और दूसरी और चौथी प्लेट आपस में जुड़ी हुई है, और इस तरह से ये बैटरी के हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। जिसका जो है पोटेंशियल ईएमएफ जो है V है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका V है और इसका 0 है। ठीक, तो मतलब प्लस इलेक्ट्रोड का V है और उसका 0 है, तो यहाँ पे हमें चार्ज इस पे निकालना है और फोर्थ पे निकालना है, 1 पे और फोर्थ पे निकालना है चार्ज। ठीक है, तो अब चार्ज निकालने के लिए इसकी सारी उसकी जो होती है कैपेसिटेंस वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। A इसका एरिया दिया हुआ है और D दोनों के बीच की प्लेट की वो दी है। तो यहाँ पर V कितना होगा, यहाँ पर देखो इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, पहले इससे ये जुड़ा हुआ है, और इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो इससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, मतलब सेकंड प्लेट। लो पोटेंशियल जो प्लेट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। तो Q1 की वैल्यू होगी C इंटू V माइनस 0। ठीक है, तो C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, तो ये आ गई इसकी Q1 की वैल्यू। ठीक है, अब फोर्थ प्लेट पे निकालना है, तो फोर्थ प्लेट, ये तो पहली प्लेट तो केवल सिंगल कैपेसिटर बना रही है, फोर्थ प्लेट 2 कैपेसिटर बनाने में इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन कौन से कैपेसिटर बनाने में इन्वॉल्व है, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर बनाने में इन्वॉल्व है। तो ये वाली इसकी किससे, हाई पोटेंशियल से जुड़ी हुई है और ये लो पोटेंशियल से जुड़ी हुई है। तो इनमें इस वाले में देखेंगे अपन, तो V माइनस 0 ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आएगी, C कितनी है इसकी, एप्सिलॉन जो A D और V माइनस 0। ठीक, और तो इस पे प्लस होगा चार्ज, इस पे हाँ इस पे चार्ज प्लस होगा और इस पे चार्ज माइनस होगा। ठीक है, और इधर की वजह से इस पे चार्ज प्लस होगा और इस पर चार्ज माइनस होगा। ठीक है, तो मतलब इस वाली प्लेट पे, फोर्थ प्लेट की बात कर रहे हैं, इस कैपेसिटर की वजह से भी माइनस चार्ज आएगा और इस कैपेसिटर की वजह से भी माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब हमने किसकी वजह से निकाला, अभी इस वाले कैपेसिटर की वजह से निकाला। अब दूसरे कैपेसिटर की वजह से निकालेंगे, तो Q इज इक्वल टू, ये इस प्लेट की बात करें हम लोग, तो ये वाली प्लेट जुड़ी है हाई पोटेंशियल उससे और ये वाली जुड़ी है 0 से, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A D 0 माइनस V, यानी V ही रहेगा। तो ये पोटेंशियल ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे चार्ज Q1 और Q2। ठीक, क्योंकि इस कंडक्टर की वजह, इस कैपेसिटर की वजह से ये आ रहा है, ये Q1, और इस कैपेसिटर की वजह से Q2 आ रहा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A V इंटू D, ये आ जाएगा टोटल चार्ज की वैल्यू, यहाँ पर इसकी माइनस में आएगी। ठीक, क्योंकि फोर्थ प्लेट नेगेटिव है, क्योंकि इससे लो पोटेंशियल प्लेट जुड़ी हुई है ये सेल की। ठीक, तो माइनस में आएगा ये,
और ये वाला काय में आएगा, प्लस में एप्सिलॉन 0 ए बी डी। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये चारों के चारों कैसे जुड़े हैं, चारों चारों पैरेलली जुड़े हैं। देखो ये पहली प्लेट ठीक अलग है, पांचवी प्लेट अलग है, ठीक है, ये किसी से नहीं जुड़ी पहली और पांचवी प्लेट। और पहली प्लेट दूसरी प्लेट आपस में ये जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट, माने एक कैपेसिटर की ये इस कैपेसिटर की ये प्लेट है और ये इस कैपेसिटर की भी प्लेट है। ऐसे ही तीसरी वाली प्लेट को देखें तो ये इस कैपेसिटर की प्लेट है, इस कैपेसिटर की भी प्लेट है। चौथी वाली की देखें तो चौथी वाला इस कैपेसिटर की प्लेट है और इस कैपेसिटर की भी प्लेट है। और ये कैपेसिटर आपस में कैसे है, एक लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, एक हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से जुड़ा है। तो ये आपस में कैसे होगा, इनको ऐसे ऐसे अगर बांट दें तो ये आपस में चारों के चारों पैरेलली जुड़े हुए हैं। अगर इनकी इफेक्टिव वो निकालने को कहा जाए, इनकी इफेक्टिव वो निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी आ जाएगी, सीधा सीधा जुड़ जाएंगे ये, ठीक है।